और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं आज पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे से। आम बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमी महामारी के असर से अब उबर चुकी है और देश में बेरोजगारी भी कुछ कम हुई है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था इस दशक में बेहतर प्रदर्शन करने को पूरी तरह से तैयार है। इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स देखें तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान जो है 6.5% रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% का लगाया गया है। FY23 के लिए रियल जीडीपी अनुमान 7% है। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वे के मुताबिक पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और एक्सचेंज रेट के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इस सर्वे में कुछ हद तक ये साफ हो गया है कि देश की इकोनॉमी की दिशा और दशा किस ओर जा रही है। I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. Economic Survey 2022-23, Economic Survey 2022-23 Highlights, and Economic Survey 22-23 Statistical Appendix. तो संसद में पेश हुए इकोनॉमिक सर्वे पर मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन से खास बातचीत की जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने। सबसे पहले सर, जिस तरह से आपने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है और हम जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.8% फॉर FY24 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि स्लोएस्ट इन 3 इयर्स, बट अमिड्स द सेटअप, ग्लोबल सेटअप, ये एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ हम बात कर रहे हैं बढ़ते हुए। क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे सर इस ग्रोथ को? Thank you. First of all, you're right that although the growth rate for 23-24 is likely lower than what it is in the current financial year, it does still represent probably the fastest growing rate among economic growth rate among major economies. And the reason is that India's domestic economic recovery is now has picked up momentum, it has a good steam ahead, and improved balance sheets in the banking system and in the corporate sector are responsible for driving credit growth, for investment growth in the coming financial year as well. And if you look at the data for the first half of this financial year, investments by the government and by the private sector are growing briskly, and private consumption is also healthy. So overall, the picture is one of steady growth, and that is what we are projecting. And the reason why it is slightly on the lower side compared to the current financial year is that there is going to be some lagged effect of the interest rate increases that has happened in India and elsewhere in the world, and therefore we do see a slight reduction in the growth rate. But as the International Monetary Fund mentioned this morning, the growth rate in 24-25, they, for example, see it rebounding to 6.8% from their forecast of 6.1% for 23-24. And we also feel that on average, India's growth rate for the remainder of the decade will be somewhere between 6.5% and 7%. And that could be subject to a few basis points here and there, but that is the average trend we expect, because we now have most of the building blocks in place in respect of reforms, in respect of a banking system, in respect of a healthy corporate sector. All these three are now going to kick in together to deliver the growth rates that we expect. ये पूरी बातचीत आपको दिखाएंगे हम आगे भी। बहुत ही दिलचस्प उसमें इनसाइट्स दिए हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन साहब ने। आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा बजट स्पेशल सीरीज है उसकी शुरुआत करने का वक्त हो चुका है। बजट से उम्मीदों की क्या कल बजट में आने वाला है, बहुत ही खास मेहमानों के साथ ये स्पेशल सीरीज शुरू करते हैं।
जी हाँ, तो इकोनॉमिक सर्वे से ये बात तो साफ हो गई है, जैसा हम चर्चा भी कर रहे थे कि बजट बनाते वक्त सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं रही होंगी। एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, अनिश्चितताएं हैं, दूसरी तरफ आम आदमी से लेकर खास सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने का टास्क भी है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो हर आदमी की नजर इस बात पर होगी कि उनके लिए क्या है, क्या स्पेशल है। आम आदमी की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदें उसे टैक्स के मोर्चे पर हैं। आम आदमी को उम्मीद है कि इस बार टैक्स के मोर्चे पर गुड न्यूज मिलेगी। उसकी सबसे बड़ी उम्मीद तो एटीसी के लिमिट बढ़ाने को लेकर ही है। मौजूदा वक्त में एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। बजट में वित्त मंत्री इस लिमिट को बढ़ाकर 3 से 3.5 लाख कर सकती हैं। हमारी डिमांड भी रही है जी बिजनेस की, इसको कम से कम 2 गुना किया जाए। एटीसी के अलावा बजट में न्यू टैक्स रिजीम को और आकर्षित बनाने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इसके तहत कुछ डिडक्शंस को शामिल कर सकती है। इसके अलावा नौकरी पेशा स्टैंडर्ड डिडक्शन को 2 गुना करने की मांग कर रहे हैं। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी तक मिल रहा है, इसे बढ़ाया जाने चाहिए, ये सबकी डिमांड है। महिलाएं बजट से टैक्स छूट की उम्मीदें कर रही हैं। उनकी मांग है कि उन्हें कम ब्याज दरों पर कर्ज मिले, लोन मिले। बढ़ती महंगाई के मोर्चे पर बजट राहत दे। महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो, मजबूत हो। इसके अलावा महिला पुलिस व्यवस्था को लेकर मजबूती पर उम्मीद भी जाहिर कर रही हैं तमाम महिलाएं। वहीं कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट चाहता है बजट में मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पर ज्यादा फोकस हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर और ज्यादा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आए। बजट में निवेश पर आधारित ग्रोथ की स्ट्रैटेजी हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 10 लाख करोड़ किया जाए। सरकार को इकोनॉमी में खपत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कारोबारियों को अगर हम बात करें तो उनकी उम्मीद यह है कि इस बार वित्त मंत्री मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को बढ़ाने के लिए और कोशिश करेंगी। कारोबारियों का कहना है कि पीएलआई वाले सेक्टर्स को बढ़ाया जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स में पीएलआई जैसी स्कीम की जरूरत पर भी जोर दे रहा है। कॉर्पोरेट इंडिया को उम्मीद है कि इस बार बजट में कैपेक्स जॉब्स पर बजट का फोकस रहेगा। उनका यह भी मानना है कि बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरत कई दिशाओं में चाहिए। इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम हो और थोड़ा सा उसको फ्लेक्सिबल करें, जैसा हमने आपको बताया। साथ ही देश में मौजूदा 65,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को भी कम करने पर बजट पे जोर देना होगा। ये इस तरह की डिमांड सब जगह से है। अब इस पर करते हैं चर्चा। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, नीति आयोग के पूर्व सचिव यदुवेंद्र माथुर सर हमारे साथ हैं। माथुर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक और खास मेहमान, फिक्की के पूर्व सेक्रेटरी जनरल दिलीप चिनॉय सर हमारे साथ हैं। चिनॉय सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट रुचिका भगत भी हैं। रुचिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चिनॉय सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। डिमांड्स तो बहुत हैं और आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें एक बेहतर पिक्चर तो नजर आ रही है फ्यूचर की, लेकिन जो प्रेशर फील किया होगा गवर्नमेंट ने उसका भी रिफ्लेक्शन मिल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, अनिश्चितताएं, सीएडी की चिंताएं अलग हैं। महंगाई कुछ हद तक तो काबू में है, लेकिन अब तक का सफर मुश्किलों भरा रहा होगा। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है, जो आर्थिक स्थिति हमारी है, उसमें कॉर्पोरेट के लिए कुछ स्पेशल मिलेगा कल सर? दीपू जी, अब देखें तो आपने जैसे शुरुआत में काफी इंडस्ट्रीज की और जो ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड एक तरीके से बहुत संक्षेप में दिया था। कल के बजट में आप देखेंगे 3 चीजें खास तौर पे होगा। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैं सोशल की बात नहीं कर रहा क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ में आप कोई थोड़े से देखेंगे, वो उसकी मैं अभी चर्चा नहीं करता हूँ, लेकिन आप इंडस्ट्री के द्वारा देखेंगे तो मेरे ख्याल डिजिटल इकोनॉमी में कोई एक तरीके से एक फोकस होगा क्योंकि वो आगे जाकर के थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग में है, और जैसे आपने कहा था शायद 1-2 सेक्टर्स जो है बहुत लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि टॉयज हो या कोई और ऐसे सेक्टर है, उसमें आप थोड़ा सा पीएलआई का एक तरीके से जिक्र देख सकते हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो वो कंटिन्यूअस चीज होगा, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में 3 चीजें सामने आती है, क्योंकि एक तरह प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, वो पीएलआई स्कीम के द्वारा हो रहा है। दूसरा, अभी तक बैंक क्रेडिट भी बहुत सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री को जा रहा है। और तीसरा, जो आप दोनों परचेस मैनेजमेंट इंडेक्स दोनों मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में देखें, वो एक एक्सपेंशन की तरफ से दिख रहा है। तो उसमें इस एक्सपेंशन को ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो और फॉलिंग एक्सपोर्ट्स की एक चिंता है। हम डोमेस्टिक कंजम्पशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाए। वो पीएलआई स्कीम्स जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है वो आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे और वो मोबिलिटी पे शायद आप कुछ, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ फेम टिल 2024 और मे बी उसका जो
कमर्शियल व्हीकल्स और उस सेगमेंट्स को इंक्लूड करने का आप कुछ देख सकते हैं। तो इंडस्ट्री फ्रेंडली बजट होगा, क्योंकि ये प्री इलेक्शन बजट है, सोशल सेक्टर भी काफी एम्फेसिस रहेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट को लेकर जो नागेश्वरन साहब ने भी चिंता जाहिर की है, दूसरा जो ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं उसमें स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा, लेकिन एक वे फॉरवर्ड, एक खाका भी देने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि कैसे इनसे निकला जाएगा, और इसीलिए जो बचा हुआ डिकेड है अभी उसमें एक बेहतर ट्रैजेक्टरी की उम्मीद सरकार भी कर रही है, हम भी करते हैं। लेकिन ये उम्मीदें कितनी प्रैक्टिकल है? यदुवेंद्र माथुर सर, आपके पास अगर मैं आना चाहूँ, मैं थोड़ा सा कॉर्पोरेट से हटके मैं थोड़ा सा सोशल सेक्टर पर आना चाहूंगा। चिनॉय साहब ने शुरू में इसका जिक्र किया, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। पिछली बार गवर्नमेंट ने लगभग 71-72 लाख करोड़ के आसपास सोशल सेक्टर स्पेंडिंग रखी थी, मामूली बढ़त थी पिछली बार में 0.4% हायर। लेकिन इस बार क्या हम सोशल सेक्टर में उम्मीद करें जिसका सीधा सरोकार, क्योंकि सोशल सेक्टर जुड़ा हुआ था एक आम आदमी से, उसका शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, तो क्या हम उम्मीद करें सोशल सेक्टर में इस बार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा सर? नहीं, धन्यवाद। ये बिल्कुल रोचक प्रश्न है, और सोशल सेक्टर पे जो आधारभूत रूपांतरण अर्थव्यवस्था का होना था, हेल्थ के क्षेत्र में आपने देखा आयुष्मान भारत और जिस तरह से पूरा कोविड का मैनेजमेंट हुआ, तो हेल्थ के सेक्टर में तो बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, और आम आदमी की जेब का जो खर्चा था, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी बात आई है, वो काफी हद तक घट गया है। जहां 60-62% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर था, वो घट के 40% आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये आगे जरूर बढ़ाया जाएगा और इसमें और सरलता आएगी, ताकि जो हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स हैं उसको और आसानी से लोग एक्सेस कर पाएं। जिस तरह से पूरा डिजिटल तंत्र फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत अच्छे से विकसित हो गया है, तो उसी तरह से आप देखेंगे कि जरूर इस बार के बजट में कई ऐसे रोमांचक और एक प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से बेहतर हेल्थ, प्रिवेंटिव हेल्थ को किस तरह से इंसेंटिव दिया जाए, कुछ इंश्योरेंस में भी मेडिकल इंश्योरेंस लोग लें, इसमें कुछ प्रेरणा जरूर आएगी। तो मैं समझता हूं कि हेल्थ के क्षेत्र में सरलीकरण, और जो मध्यम वर्ग के ही नहीं बल्कि जो और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबका है, वो और स्वास्थ्य की सेवाओं को एक्सेस कर पाए, जरूर आएगा। नंबर 2, जो एजुकेशन है, उसमें भी मुझे लगता है कि जो नई हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है इतने वर्षों बाद, और इस नई एजुकेशन पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर और क्वालिटी और रेलेवेंट, मतलब प्रासंगिक शिक्षा हो जो जॉब्स के तरफ डायरेक्टली लेके चली जाए, और उसमें जरूर कुछ देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हाई टेक्नोलॉजी के एरिया में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अभी टेलीकॉम मिनिस्टर ने ये फैब जो सेमीकंडक्टर, तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ाई होती है, उसमें भी बहुत तेजी से रूपांतरण आ रहा है। तो बजट इन चीजों को, केवल बेसिक एजुकेशन को नहीं बल्कि हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को बिल्कुल इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट बने, प्रासंगिक बने, वो जरूर मैं सोचता हूं कि बजट में कुछ ना कुछ आएगा। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर, क्योंकि हमारे तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत भी हो रही है। इस वक्त का सबसे जॉब को लेकर जो इस वक्त का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, वो है जो रेलेवेंट स्किल्स हैं। इंडस्ट्री, चिनॉय सर बैठे हुए हैं यहां पर, उनको मालूम है इंडस्ट्री में डिमांड कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं है, डिमांड अच्छी खासी है, इंडस्ट्री को वो स्किल सेट नहीं मिल रहा है। इसीलिए एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप है, क्रंच है, और वो सही स्किल सेट को लेकर नहीं है। तो सरकार स्किल इंडिया लेकर आई तो थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा शायद उनको कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे कि आज की दौर में जो जरूरत इंडस्ट्री को जिन स्किल सेट की है, क्या हम स्किल इंडिया के जरिए उन पर फोकस कर रहे हैं या हम ट्रेडिशनल स्किल्स को ही फिलहाल बढ़ावा दे रहे हैं? तो कुछ इनोवेटिव तो सोचना पड़ेगा। फटाफट से रुचिका जी के पास जाना चाहूंगा। अब आम आदमी की बात मैं आपसे रुचिका जी करता हूं, इस बार थीम क्या होगी? डिमांड्स तो बहुत है, हमने जैसा आपको बताया 80C की लिमिट बढ़ाइए, न्यू टैक्स रिजीम को जो है वो और थोड़ा सा आकर्षित बनाइए, 2014 से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, थोड़ा सा आपकी नजर में इनकम टैक्स के नजरिए से क्या थीम रहेगी, क्या फोकस रहेगा?
देखिए, इनकम टैक्स के नज़रिए से अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे लगता है कि दो सेक्टर है बेसिकली जो इनका बजट में कवर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल टैक्सेशन की जब हम बात कर रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, आम आदमी क्या चाहता है? बेसिकली वो चाहता है कि उसकी जेब में पैसा ज़्यादा रहे, उसके पास इन हैंड सेविंग्स जो हैं वो हमेशा ज़्यादा रहे। और काफ़ी सारी ऐसी, हम नॉर्मली अब देखिए आजकल में हम रोज़ ही डिस्कस कर रहे हैं कि काफ़ी सारी ऐसी डिडक्शंस हैं जो बहुत पुरानी चल रही हैं, शायद 14-15 से चल रही हैं और अभी तक वही सेम लिमिट है जिसके अंदर चेंजेस नहीं हुए। स्पेशली एटीसी की जैसे हम बात कर रहे थे, वो है हमारे यहाँ पे कि एटीसी को हमें उसके अंदर बढ़ानी पड़ेगी लिमिट, या तो हम लिमिट बढ़ाते हैं उसके अंदर या फिर हम एटीसी को ही बाइफिकेट कर देते हैं ताकि और ज़्यादा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेके आएँ और लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, अल्टीमेटली जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। एक ये चीज़ है। दूसरा 80D जैसे आपने बात की है हेल्थ सेक्टर की, तो लोग, हम जब 80D की डिडक्शन की बात कर रहे हैं कि बढ़ाएं उसको, पर साथ साथ मैं ये भी चाहूँगी कि 80D की डिडक्शन तो बढ़ानी है, मगर हमें ये भी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, क्योंकि कोरोना के बाद पोस्ट कोविड काफ़ी लोग जो हैं वो इसकी तरफ उनका रुझान बढ़ा है कि हाँ हमें हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना है, अपनी इंश्योरेंस करवानी है। बट अभी भी अगर आप डाटा देखेंगे, स्टेटिस्टिकल डाटा के अकॉर्डिंगली 50% जो है सिर्फ वही लोग हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। तो एक तो है मुझे डिडक्शन की लिमिट बढ़ानी है, साथ साथ मुझे प्रमोट भी करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको हेल्थ इंश्योरेंस कराएं। इसके अलावा और बहुत सारी लिमिट्स अगर आप देखें इसमें इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिडक्शंस तो एक सेक्टर है ही है। इसके अलावा अगर आप HNI देखते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, अगर आप उनका टैक्स रेट देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो 43% ऑफ देयर इनकम टैक्स पे करते हैं, और अगर यही हम कॉर्पोरेट टैक्स रेट देते हैं तो वो 25% है। तो मैंने आप 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से 43% आप 43 रुपीज़ सरकार को दे देते हैं, आपकी जेब में तो 57 ही बचे। तो उस चीज को भी सरकार को देखना पड़ेगा। तो सिर्फ एक लो स्टेटा या मिडिल इनकम ग्रुप को नहीं, हाई इनकम ग्रुप को भी सरकार को देखना पड़ेगा इस पर बजट बनाते हुए। सिमिलरली कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में तो बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट जो है इस बार गिरा है, आप देखें 12% एक्सपोर्ट की गिरावट थी इसके अंदर। तो गवर्नमेंट को इस बजट में देखना पड़ेगा कि कैसे वो कंज्यूमर जो है, जैसे PLI स्कीम हम लेके आए हैं, उसके अंदर प्रोडक्शन हो रही है, बहुत अच्छी बात है कि प्रोडक्शन हमारी हो रही है, हमारे उसके अंदर और भी चेंजेस लाने जरूरी हैं, उसके अंदर कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना जरूरी है, और जो हम बढ़ा रहे हैं उसकी अल्टीमेटली खपत के लिए हमें ढूंढना जरूरी है कि जरिया क्या होगा खपत करने का। तो प्रॉब्लम यही है उसकी खपत के लिए, अगर एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, जिसका आज जो है नागेश्वरन साहब ने जिक्र भी किया, उसके लिए तो अब थोड़ा सा जो कंजर्वेटिव भी हो रहे हैं सरकार, इस पे ग्लोबल ग्रोथ को लेकर कंजर्वेटिव है, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स कम हो रहे हैं, इसका साफ तौर पर जिक्र किया चिनॉय सर। लेकिन एक जो बात बहुत ही कॉन्फिडेंटली नागेश्वरन साहब बार बार कह रहे थे अपनी प्रेजेंटेशन में भी कि साहब पैंडेमिक रिस्पांस और रिकवरी का फेज जो है वो ओवर, इट्स ओवर नाउ, वो निपट चुका है, कंप्लीटली हम बाहर आ चुके हैं, अब हमें उसकी बात नहीं करनी है। वो ये भी बता रहे हैं इसके पीछे कि वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग की जो बैलेंस शीट्स है वो शानदार हैं, हेल्दी हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो हमारा बचा हुआ डिकेड है इसमें बढ़िया रहेगा। एक और बात वो इसके पीछे जो कह रहे हैं कि साहब फाइनेंशियल बूम एंड बस्ट का जो इम्पैक्ट था पिछले 1.5-2 दशक वाला, उससे भी हम बाहर आ चुके हैं। इतना कॉन्फिडेंटली वो ग्रोथ को लेकर है सर, तो हम क्या माने इस कॉन्फिडेंस में? हमारे कॉर्पोरेट के लिए क्या छिपा है, क्या संदेश छिपा है? कॉर्पोरेट फ्रेंडली होगा या जो स्टेटस को है वो बना रहेगा सर? नहीं, ये बजट बिल्कुल इंडिया फ्रेंडली होगा, और इंडिया फ्रेंडली होने के लिए कॉर्पोरेट फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा, एक तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, और अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो सक्सेस है, और हम कहाँ इंपोर्ट करते थे, कहाँ उसका भी एक्सपोर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का और फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जिक्र किया था, तो ये थोड़े से गिने चुने सेक्टर होंगे जिसमें फोकस होगा, जिसको हम ग्लोबल अगर मार्केट्स देखें तो कई सेक्टर्स हैं अभी भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट सेक्टर्स है, जो हम एक्सपोर्ट सेक्टर्स में है, उनमें कंजम्पशन में एक तरीके से गिरावट हो रहा है। तो जो ग्रोथ सेक्टर्स है उसमें आप थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा इंसेंटिव देखेंगे या थोड़ा सा पुश देखेंगे कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यही होगा। कोई प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली जिनकी काफी ट्रेड होते हैं, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री या इंडिया में वो बनती नहीं है, या काफी वॉल्यूम में नहीं बनती है, तो उसके ऊपर एक फोकस होगा। और ये जो पूरे वाणिज्य मंत्री ने जो पूरा एक्सपोर्ट प्लान बनाया था $400 बिलियन का पहले, जिसका हमने टारगेट पिछले साल मीट किया था, इस साल भी सारे जो ABA के सारे एम्बेसीज है वगैरह जॉइंटली वर्क करके ऐसा कुछ देखेंगे, कुछ आएगा
ये क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर एक काफी वरीसम एरिया है और उसको हम कैसे टैकल कर रहे हैं। और कई सेक्टर्स में आप देखें, शायद डिफेंस में थोड़ा सा और इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट होगा, कोई सेक्टर्स में थोड़ा सा प्रोक्योरमेंट होगा, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल एक्सपेंडिचर लोकल प्रोडक्शन के लिए एक तरीके से स्पर करेगा इसको। तो आप बजट को टोटालिटी में देखें तो काफी कॉर्पोरेट फ्रेंडली होगा और कंजम्पशन के ऊपर ध्यान देते हुए एक तरीके से उसका फोकस होगा। एब्सोल्युटली। अब कंजम्पशन पे अगर हमको फोकस में रखना है माथुर सर, तो हमें आम आदमी के हाथ में तो पैसा देना पड़ेगा। थोड़ा सा हम महंगाई को लेकर थोड़ी सी राहत हमें जरूर मिली है। सीपीआई में कमी आ रही है, पिछले 3-4 महीनों में हमने देखा। डब्ल्यूपीआई में भी हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास आ गई है और उसका एक तरह से लैग्ड इफेक्ट भी सीपीआई पर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीजें सस्ती हो गई हैं। लग रहा है कि चीजों के महंगे होने की दर थोड़ा कंट्रोल हुई है। तो जो कंजम्पशन अगर बढ़ाना है, जैसे चिनॉय सर कह रहे हैं, तो आम आदमी के हाथ में पैसा देना पड़ेगा आपको। महंगाई आपके लिए वो स्कोप शायद उतना छोड़ नहीं रही है। तो फिर क्या करना होगा सर सरकार को कि आम आदमी के हाथ में पैसा आए, वो पैसा मार्केट में आए, चक्का घूमे, इकोनॉमी आगे बढ़े, हम संकट से उभरे? नहीं, ये तो एक चुनौती तो है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़े। इसके प्रति तो सरकार कई वर्षों से आप देखें एक सुनियोजित ढंग से कार्य कर रही है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मांग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और निवेश हो, कैपेक्स और बढ़े, तो मैं समझता हूं कि वो अनवरत चल रहा है। पीएम गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इस पे बहुत, इसको अगर आप बारीकी से देखें तो ये केवल हाईवेज और फास्ट ट्रेन्स और वंदे भारत, तो जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो कंपेटिटिव जो हो रही है, 12-14% जो लागत ट्रांसपोर्टेशन में जाती है वो एक फिजूल खर्ची है, उसको घटाना चाहिए और ये घट रही है। और आप देखेंगे कि इस बजट में और गति आएगी और जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो और त्वरित गति से पूरे होंगे। तो इसमें पूरा जो कंसल्टिंग बिजनेस है और जो कोऑर्डिनेशन है राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का और एजेंसीज का, वो और बेहतर होगा और प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी बहुत फास्ट होगी। दूसरी चीज है जो मैं समझता हूं, पर्यटन, डोमेस्टिक टूरिज्म में काफी गति आई है। अगर आप देखें आंकड़े, डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर, होटल सेक्टर, रेस्टोरेंट, इन सब में पिछले 2-3 क्वार्टर्स के फिगर बड़े उत्साहवर्धक हैं और कंजम्पशन हो रहा है। और इस वित्तीय वर्ष में जो बजट के जो सिग्नल्स होंगे वो उसको और सरल करेंगे। एक लास्ट पॉइंट है बिजली की दर, बिजली की उपलब्धता। आप देखें हमारे देश में बहुत बेहतर हुई है और वो भी ग्रीन जो एनर्जी ट्रांजिशन की एक कल्पना है, G20 की लीडरशिप हमारे पास है। पूरी दुनिया आ रही है हमारे देश में इस वर्ष लीडरशिप में खुद क्या कर रहा है और वो देख के अचंभित हैं कि हमारा इतना डीप टूरिज्म सेक्टर है और जो भ्रांतियां वेस्टर्न मीडिया में और हमारे जो दुश्मन हैं वो लोग फैलाते हैं, तो वो सारा मीडिया नैरेटिव समय समय पर इंडिया को हिट करता है, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। इस देश में इतनी प्रबल संभावना है टूरिज्म की, तो ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन इस साल भारत बन जाएगा। आप देखेंगे कि बजट में डेफिनेटली ऐसा कुछ आएगा जिससे सर्विस सेक्टर, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का सेक्टर है, वो बहुत गेन करेगा। बिल्कुल सही कहा, ग्रीन बजट हो सकता है। इस बात की हमारी बहुत सारे लोगों से बातचीत भी, माथुर सर भी कह रहे हैं ग्रीन बजट पर भी फोकस हो सकता है, थीम रखने की कोशिश हो। इसके अलावा एक और है एआई और रोबोटिक्स, उस पर भी कल कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं। इस तरह के इनपुट्स मिले हैं। रुचिरा जी, संक्षेप में फटाफट से, जो आम आदमी के लिए अब टैक्स में अब थोड़ा सा, क्या हम इसको अब इसको एनडीए पार्ट 2 का आखिरी पूर्ण बजट भी कहा जा रहा है, पार्ट 2 का, तो क्या ऐसे में चुनावी माहौल भी होगा? तो लोक लुभावन कहा जाता है कि वो बजट तभी होता है जब आदमी के हाथ में कुछ टैक्स से जुड़ी हुई कुछ बेहतरीन घोषणाएं हो जाएं। तो उम्मीद करें कि लोक लुभावन होगा। जी बिल्कुल, मुझे लगता है इस बार लोक लुभावन होगा। लोक लुभावन नहीं, बट एक्चुअल में ही मैं कहती हूँ इसमें कुछ राहत मिलेगी, कुछ बेनिफिट मिलेगा इस बार इंडिविजुअल को। जिस हिसाब से कुछ रुझान भी आ रहे हैं, जिस हिसाब से फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला है, इस बार ये कुछ बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे। इसलिए भी मिलेंगे कि हमारी जो डिडक्शंस हैं, जो एग्जेम्पशंस हैं, वो बहुत पुरानी है, बहुत टाइम से चल रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस तो अनडाउटेडली आने ही चाहिए। एंड दिस इज हाई टाइम, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो कुछ बेनिफिट सरकार को देना चाहिए एक आम इंसान को, ताकि उसकी जेब में पैसा बचे और अल्टीमेटली वो जब री इन्वेस्ट करेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो।
जिसकी हम जिक्र कर भी रहे थे। चलिए देखते हैं कि कल बजट में क्या आता है। थोड़ा मोटा मोटा इशारा जो हमारे तीनों मेहमान हैं उन्होंने आपको दे दिया होगा कि सरकार का फोकस क्या हो सकता है। आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें आप देख रहे होंगे कि सरकार के सामने चुनौती क्या है और बजट पर किन बातों का इन्फ्लुएंस रहा होगा। अब ये रिफ्लेक्शन कल कैसे दिखेगा, इसके लिए तो आपको जी बिजनेस के साथ जुड़ना है। सुबह से हमारी स्पेशल कवरेज में हम तमाम होंगे और सिर्फ टीवी पर ही नहीं, हमारे सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़िए, ट्विटर के जरिए, फेसबुक पे जरिए और यूट्यूब पर तो हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो शानदार तरीके से चलती रहेगी। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कल दिन भर आप हमारे साथ रहेंगे। बजट में हमेशा नंबर 1 रहे हैं, इस बार भी आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चिनॉय सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। रुचिरा जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने वक्त निकाला। माथुर सर, आपने अमूल्य वक्त दिया सर, थैंक यू सो मच। तो आर्थिक सर्वे जो यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को लेकर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी नागेश्वरन ने जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा प्रगाढ़ हो रहा है, आगे भी जारी रहेंगी अच्छी चीजें। वहीं ग्लोबल संकट की चुनौतियों से भी उन्होंने आगाह किया है, इशारा किया है। हेलो एंड वेलकम। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज एक दिन बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। जी हाँ, हर बार की तरह एक दिन पहले बजट से टेबल होता है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में इसके पेश किया और इस डॉक्यूमेंट के तहत हम प्रोजेक्शंस करते हैं ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि किस तरफ और किस दिशा में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। आज की इकोनॉमिक सर्वे में क्या खास है ये समझेंगे। कुछ हेडलाइंस यहां से जो निकल कर आई है, सबसे बड़ी बात कही गई है कि ऑल इज वेल, इंडिया को वरी करने की जरूरत नहीं है जहां तक वेवरिंग ग्रोथ की बात है। बट एक्चुअली क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और आगे किस तरीके का आउटलुक रख रहे हैं इन दिस वेरी वेरी वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल सेटअप। मेरे साथ इस वक्त वी अनंत नागेश्वरन जी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं भारत के, वो जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय दिया। सबसे पहले सर, जिस तरह से आपने ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है और हम जीडीपी ग्रोथ 6 से 6.8% फॉर FY24 प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि स्लोएस्ट इन 3 इयर्स, बट अमिड्स द सेटअप, ग्लोबल सेटअप, ये एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ हम बात कर रहे हैं बढ़ते हुए। क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे सर इस ग्रोथ को? Thank you. First of all, you're right that although the growth rate for 23-24 is likely lower than what it is in the current financial year, it does still represent probably the fastest growing rate among economic growth rate among major economies. And the reason is that India's domestic economic recovery is now has picked up momentum, it has a good steam ahead, and improved balance sheets in the banking system and in the corporate sector are responsible for driving credit growth, for investment growth in the coming financial year as well. And if you look at the data for the first half of this financial year, investments by the government and by the private sector are growing briskly, and private consumption is also healthy. So overall, the picture is one of steady growth, and that is what we are projecting. And the reason why it is slightly on the lower side compared to the current financial year is that there is going to be some lagged effect of the interest rate increases that has happened in India and elsewhere in the world, and therefore we do see a slight reduction in the growth rate. But as the International Monetary Fund mentioned this morning, the growth rate in 24-25, they, for example, see it rebounding to 6.8% from their forecast of 6.1% for 23-24. And we also feel that on average, India's growth rate for the remainder of the decade will be somewhere between 6.5% and 7%. And that could be subject to a few basis points here and there, but that is the average trend we expect, because we now have most of the building blocks in place in respect of reforms, in respect of a banking system, in respect of a healthy corporate sector. All these three are now going to kick in together to deliver the growth rates that we expect.
ओके, फेयर इनफ। तो आपने समझाया किस तरह से ग्रोथ और क्यों ग्रोथ हम अब अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो पास्ट के काम थे इन टर्म्स ऑफ द क्लीन अप एक्ट ऑफ द बैंक्स, जो आपने बताया, कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ पर पिकअप होते हुए, और वो सब चीज ग्रोथ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो कॉशियस अप्रोच रखी है सर्वे ने, ऑब्वियसली द रेड फ्लैग्स दैट वी हैव टू वॉच आउट फॉर, उन पर क्या व्यू है और वो कितना बड़ा कंसर्न हो सकते हैं, चाहे वो रुपी के डेप्रिसिएशन की बात हो या इन्फ्लेशन की कंसर्न्स भी आ सकते हैं, उसको कितना हमें महत्व देना चाहिए? Well, that's a fair question. I mean, because the global environment is still very much rife with uncertainty. So you raise questions about inflation, currency. Look, we faced a fairly stiff challenge in 2022 on both these aspects, the currency and inflation. But proactive management by the government and by the central bank ensured that the rupee depreciation was far smoother and less volatile than for several other countries in advanced countries. And inflation in India peaked at 7.8% in April 2022, and since then has only come down. And there are several advanced nations grappling with a higher inflation rate even now, while their target is 2%. And India's target was between 2 and 6%, and the peak was 7.8%. So our peak inflation rate was not too far away from the upper end of the inflation range that our central bank is targeting. So should some of these concerns come back, and our case is that given the global economy slowing down in 23-24, some of these things may not be as serious a challenge as they were last year. But if at all there are challenges to our somewhat benign view of the Indian economy, those challenges will come predominantly from the rest of the world, not internally. Okay, fair enough, and you have a valid point on that. But sir, क्योंकि इस वक्त जो ग्लोबल सेटअप है उसमें इंडिया इज अपियरिंग टू बी अ शाइनिंग स्टार, यस, हम जो फॉरेन फ्लोज इनफ्लोज हैं इंडिया के लिए, उस पर कितना डिपेंड करेंगे? हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी, वेल, वी आर होपिंग दैट इट रिमेन्स इंटैक्ट, बट कितना सपोर्ट हमें फॉरेन इनफ्लोज से रहेगा, एंड हमारी इकोनॉमी में वो कितना बड़ा पार्ट प्ले करेंगे? क्योंकि अगर हम कैपिटल मार्केट्स की भी बात करें, पिछले 2-2.5 साल में कोविड के असर में, इफ यू रिमूव दैट, वी डिड क्वाइट वेल आफ्टर दैट। अभी थोड़े से टाइम से वॉलेटिलिटी वापस आई है, बट बाय एंड लार्ज द कैपिटल इनफ्लोज इनटू द कंट्री, उस पर क्या व्यू रखते हैं आप? So we have to separate foreign direct investment and foreign portfolio investment. Portfolio investment is subject to their own risk sentiments and what is happening in their domestic market, etc. But what we have seen is that compared to the years that went by, today portfolio investors' attitude from overseas does not matter as much as they used to, because Indian domestic inflows are strong enough to offset whatever they do. So in that sense, we don't have to take the factor as a risk factor. Yes, to some extent, current account deficits have to be financed by all kinds of flows, official flows, bilateral credit flows, direct investments, portfolio investments, etc. To that extent, portfolio inflows will matter. And Indian stock markets are probably, considered expensive by some of them. So these things are tactical, short-term decisions made by institutional investors, and we can't really predict them. But India's direct investment flows have been quite stable. Remittances have been extremely good. And in spite of the fact that the global economy was going through a period of inflation in 2022, Indian external remittances into India, according to the World Bank, are likely to touch $100 billion in the calendar year 2022. So overall, I think foreign direct investments into India will maintain a steady trend or even go up, because many countries and many companies are looking to diversify from their existing manufacturing bases overseas, and that will serve India well. But Mr. Nageswaran, I want to ask you this question. I know इससे sentiment जरूरी है समझना of how people will look at investing in India. And I think ये India story की बात कर रहे हैं. We all know about what's happening with one of the big corporate houses today.
it's just, but I'm just trying to understand कि from the government standpoint and from the country standpoint इसको कैसे देखा जाए, because one company can actually represent the mood and sentiment of how they should come and invest in India. कितना बड़ा dent या hurt होगा, because एक तरफ हम बात कर रहे हैं India needs capital investments, needs a lot of money to be funded, kick in the private cycle and all of that, capex cycle. इसको कैसे लेना चाहिए? What is a big large message that you want to give out from the government standpoint on things like this that kind of shakes India's story, also growth story? No, I don't think it shakes the India story, because the fact remains that recently we have heard many hitherto skeptical observers note the fact that India's economy is formalizing far more quickly. And today we had the International Monetary Fund coming up with its own projections of GDP growth in India, which clearly show us that India's growth rate, ultimately India's growth rate is going to be pretty consistent and steady at above 6%, even accelerating in 24-25. Ultimately, investors would look at that, and even the company that put out the report against the corporate group separates the corporate story from the Indian story, and therefore we should acknowledge that. And whatever is happening is between one corporate group and the market and investors. And I don't think we should generalize it as an India-centric story. Okay, fair point, sir. That's a very fair point. एक्सपोर्ट्स को लेकर एक जो तकलीफ हुई है इस समय, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट स्लो डाउन कर रहे हैं, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कैसे एड्रेस करेंगे? वहां पर क्या अपॉर्चुनिटी? आपकी रिपोर्ट और सर्वे में बोला गया है एग्री सेक्टर में बहुत अच्छा एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, बट एक्सपोर्ट्स ओवरऑल पर क्या व्यू रखते हैं सर? Look, I mean, exports in the first 9 months of the current financial year, if you look at both goods and services, they are running at about 16% higher than the previous year's 9 months, April to December of 21, and compare that to April to December 2022, the combined export of goods and services is 16% higher. Yes, of course, in the last 3 months, some of the merchandise exports growth has slowed down. But that is to be expected, because the world economy is slowing because of the series of rate hikes that we have seen in developed countries. But therefore, export growth will have to come from market share gains, which means our own sellers in the global markets have to invest in quality and competitiveness, and that cannot be relied on only through exchange rate depreciation. It has to be through R&D, it has to be through cost competitiveness, product innovation and design, etc. And therefore, our businesses also have to invest in R&D, applied R&D. Okay, $5 trillion economy. We have to probably finish. Yes, sir, quick and last question. 5 trillion इकोनॉमी का जो एक हमने टारगेट लिया है, वो आपने उसके बारे में भी चर्चा की है. कौन से सेक्टर्स आपके हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे in, let's say, next 3 to 4 years? I think for an economy that is transitioning from lower middle income to higher middle income, almost all sectors are going to play an important role in our evolution. We are going to be a $3.5 trillion economy, $3.5 trillion economy by the end of March 2023. And on an average, in spite of rupee depreciation in the last 20 to 30 years, the Indian dollar GDP has grown at an average rate of around 9%. And if by some chance the United States dollar weakens in the coming years, as it's quite possible, then the rate at which dollar GDP grows could even be faster than the 9% that we have witnessed on an average over the last 30 years. So in that sense, these numbers give us some broad pointers to aim at. But ultimately, for any government, the key is to do the things that the governments have to do, and end results will take care of themselves, including a particular level of the GDP number, whether it is in rupee or dollars. Ultimately, there are many factors that have to come together to determine this number. All we can do is to make sure that we do the right things, and the outcomes will follow. All right, sir. On that note, thank you so much. आपने हमें समय दिया और बताया किस तरह से ये सर्वे क्या-क्या खास बात कहता है. बहुत धन्यवाद आपका. Thank you.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। संसद सत्र के पहले दिन दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार के कामों की उपलब्धियां गिनाई। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया और ये सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी हैं या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट हैं। मेरी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के लिए काम किया है। बीते कुछ वर्षों में मेरी सरकार के प्रयासों के नतीजा है कि अनेक मूल सुविधाएं आज या तो 100% आबादी तक पहुंच चुकी है या फिर उस लक्ष्य के बहुत निकट है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बजट के जरिए आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री ने विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बजट सत्र में तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया की डगमगाती अर्थव्यवस्था में देश का बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। तो कल देश का आम बजट पेश किया जाएगा। बजट से आम लोगों की खासी उम्मीदें रहती हैं। ऐसे में बजट को लेकर मुंबईकर्स के मन में क्या चल रहा है, मोदी सरकार से उन्हें क्या उम्मीदें हैं, हमारी संवाददाता येशा कोटक ने कुछ लोगों से बातचीत की। मिडिल क्लास को काफ़ी उम्मीद है, तो हमें लगता है चूंकि बजट से पहले जो है वित्त मंत्री ने हिंट भी दिया है और ये जो बजट होगा बिफोर द इलेक्शन बजट होगा, तो जो भी इनको बड़े डिसीजन लेने होंगे या पॉलिसी लेवल के डिसीजन लेने होंगे वो इसी बजट में लेंगे। तो उनका बयान और जो टाइमिंग मुझे देख के ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो है मिडिल क्लास के लिए कुछ अच्छा पैकेज लेके आएगी। और मिडिल क्लास में अच्छे पैकेज की बात करें तो हर साल से सबको एक आस है कि टैक्स में कुछ छूट मिले, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी सैलरी वालों को बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है। इवन जो टैक्स रिजीम भी जो लेके आया, टैक्स रिजीम ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम, तो न्यू टैक्स रिजीम से जो है कोई बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं मिला। द परसेंटेज ऑफ एडॉप्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजीम बहुत लेस है। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि न्यू रिजीम को हम कैसे लुक्रेटिव बनाएं। एज अ वर्किंग वुमन मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वर्किंग वुमन के लिए हेल्थ के इशू के बारे में हमारा जो सैलरी पैकेज है उसमें कुछ तो इंसेंटिव हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि वर्किंग वुमेन्स के अक्सर हेल्थ इश्यूज होते हैं क्योंकि उनको घर पे भी बहुत सारा काम रहता है, फिर ऑफिस में भी बहुत सारा। एज अ टीचर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स के साथ साथ हमारी जो सैलरी जो है उसमें भी हमारा जो इनकम टैक्स रिटर्न जो हम भरते हैं उस स्लैब्स का भी उन्होंने विचार करना है, क्योंकि बहुत सारी महंगाई हो गई है। ये बजट जो बना रहे हैं वो भी एक महिला है तो वो जानती है कि महिला का दुख क्या होता है। सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु में भी हमने नौकरी पेशा लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। हमेशा ये रहता है कि इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि व्यापारियों के लिए भी आप कुछ राहत दें, लेकिन साथ ही आम जनता के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हो, बीमा प्रीमियम के क्षेत्र में हो। कोरोना के बाद में बीमा प्रीमियम की राशि में काफी इजाफा हुआ है, खर्चे की राशि में, तो बीमा प्रीमियम के तहत और शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी आम जनता का जो खर्चा होता है उसमें भी कुछ विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएं सरकार, जिससे कि शिक्षा को भी तवज्जो मिले और बीमा के क्षेत्र में भी आम निवेश और ज्यादा बढ़े। तो इस साल मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग मिडिल क्लास हैं, हम टैक्स भरते हैं, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार थोड़ा सा मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचे, क्योंकि लास्ट टाइम निर्मला सीतारमण जी खुद बोली थी कि वो एक खुद मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। और दूसरा चीज़ ये होगा कि सरकार थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट पर भी सोचे, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो ग्लोबली रिसेशन चल रहा है, बहुत लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। सरकार की जो अभी क्षमता है नौकरी के लिए वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि लोगों को थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट मिले। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में किन शब्दों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं?
अक्सर वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में कुछ शब्दों का काफी ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। अब तक हुए बजट में कौन से शब्द सबसे ज्यादा यूज हुए हैं, बजट से जुड़ी कुछ ऐसी ही रोचक बातें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष। सबको बजट का इंतजार है। पिछले 4 भाषण जो है हमने सुने हैं, बजट स्पीच सुनी है और इसी का विश्लेषण हमने बारीकी से किया। इंटरेस्टिंग है काफी। सबसे पहले डेटा आपके सामने रखता हूं कि पिछले 4 बजट में अगर आप देखें तो निर्मला सीतारमण जी के पास एक रिकॉर्ड है अब तक के भारत में जो बजट का इतिहास है सबसे बड़ी स्पीच देने का, सबसे लंबी। 2020 में 2 घंटे 41 मिनट का बड़ा सा भाषण दिया था। 2019 में भी कम ड्यूरेशन नहीं थी, 2 घंटे 17 मिनट का था। और इनके पूरे 4 बजट की जो स्पीच है इनमें से देखें तो सबसे कम, सबसे छोटा जो भाषण था वो था साल 2022 में, केवल 1.5 घंटे का भाषण यहां पर देखने को मिला था। तो आपको आंकड़ा एक बार फिर से बता दूं कि 2022 1 घंटा 30 मिनट, 2021 1 घंटा 40 मिनट, 2020 जो कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा भाषण था 2 घंटे 41 मिनट और 2019 में 2 घंटे 17 मिनट। लेकिन एक खास बात होती है कि पूरी बजट की स्पीच होती है, डॉक्यूमेंट सबके पास होता है, फोकस सबसे ज्यादा कौन सा होता है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसे सबसे ज्यादा दोहराया जाता है। देखिए आमतौर पर अगर आप वैसे रन करके देखेंगे तो आपको करोड़ है, ड्यूटी है, टैक्सेस है, ये मालूम पड़ेगा, लेकिन फोकस कहां पर है ये मालूम पड़ता है कि कौन सा बजट में शब्द ऐसा है जो सबसे ज्यादा दोहराया गया है। और हर साल का डेटा हमारी टीम ने और हमने निकाल के रखा है। सबसे पहले आप देखिए पिछले साल के बजट में अगर आप देखूं तो डिजिटल शब्द ये सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। 35 बार पूरे बजट डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो डिजिटल शब्द का जो है प्रयोग किया गया है। डेवलपमेंट 33 बार, इंफ्रास्ट्रक्चर 27 बार। अब बात करें 2021 वाले बजट की तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा 57 बार पूरे बजट डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो इसका जिक्र है। हेल्थ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो 31 बार जो है हेल्थ का भी प्रयोग किया गया। और डेवलपमेंट यहां पर तो फोकस लगातार सरकार का रहता ही है, 28 बार डेवलपमेंट शब्द भी जो है रिपीट किया गया है। 2020 की बात करें तो डेवलपमेंट 48 बार, इंफ्रास्ट्रक्चर 33 बार, एजुकेशन 25 बार और हाउसिंग 24 बार। ये भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग शब्द हैं जो काफी बार जो है रिपीट किए गए पूरे बजट डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें। और 2019 की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 35 बार, इलेक्ट्रॉनिक 22 बार और टेक्नोलॉजी 18 बार। अब कल सबको इसी बात का इंतजार है कि बजट की स्पीच कितनी लंबी होगी और फोकस सरकार का कहां पर होगा। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि कल सुबह से दिन भर आपको हमारे साथ रहना है, टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी। ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर तो हमने स्पेशल कवरेज का हमेशा की तरह इंतजाम किया है। यूट्यूब पर भी हमारे साथ रहिएगा दिन भर हमारी स्पेशल कवरेज में बजट को लेकर। इस बार की सबसे आसान भाषा में सबसे स्पेशल बजट जी बिजनेस पर। नमस्कार।